Given the following statement, the power of deterministic finite state machine and non-deterministic finite state machine are same. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारी DFA होती है और जो NFA, इन दोनों की पावर सेम है. नेक्स्ट, द पावर ऑफ डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेशन एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेशन आर सेम. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपकी NPDA है उसकी जो पावर वो सेम है DPDA के. तो इन दोनों में से आपको ये बताना है कि विच ऑफ द अबो इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो दोनों में से करेक्ट कौन सी है. तो अगर DFA और NFA की बात करें तो इनकी पावर सेम होती है, पावर सेम रहती है आपकी DFA और NFA के केस में. लेकिन जब हम NPDA या DPDA की बात करते हैं तो इनकी पावर सेम नहीं होती आपकी. बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम, या इनकी पावर इक्विवेलेंट नहीं है. अब इसमें जो NPDA है ये मोर पावरफुल है. NPDA आर मोर पावरफुल देन DPDA. तो इस तरह से इन दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से, इस डायग्राम से. ये है आपका DPDA और ये है आपका NPDA. तो यहां से समझ आ रहा है जो NPDA की पावर है वो ज्यादा है. पावर क्या है, मोर है एज कंपेयर टू DPDA. तो यहां से जो स्टेटमेंट आई वो आपकी फर्स्ट वाली करेक्ट है. तो यहाँ पे ओनली वन, तो आपको करेक्ट ही बताना है. तो आंसर हो जाएगा ओनली वन. तो इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है आपका UGC नेट में. तो हमेशा याद रखना है जो DFA है उसकी जो पावर है वो NFA के इक्विवेलेंट है, और जो NPDA है वो इक्विवेलेंट पावर नहीं है DPDA के. और इसके अलावा जो ट्यूरिंग मशीन होती है, अब इसमें भी आपका DTM इज इक्विवेलेंट टू NTM. तो इनकी भी पावर क्या होती है, सेम होती है, सेम. तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उसमें आपकी पावर सेम नहीं रहती, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक PDA की. नेक्स्ट है विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. फिर से आपको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो बतानी है. तो यहाँ पे देखो, एवरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज रिकर्सिव. सेकेंड है देयर इज ए रिकर्सिव लैंग्वेज दैट इज नॉट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव. तो इसके लिए आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पे अगर देखोगे जो इनर सर्कल है ये आपका रेगुलर लैंग्वेज है, इसके बाहर वाला आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. इसका मतलब जो रेगुलर लैंग्वेज है वो सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. बट जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो जरूरी नहीं कि सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेज हो. ऐसे ही यहाँ पे ये वाला सर्कल आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बता रहा है, मतलब कि ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर आल्सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. ऐसे ही नेक्स्ट वाला रिकर्सिव लैंग्वेज, ऑल कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज आर आल्सो रिकर्सिव लैंग्वेज बट रिवर्स आर नॉट ट्रू. तो इस तरह से यहाँ से बहुत सारी स्टेटमेंट आपके सामने निकल कर आती है इसी एक डायग्राम से, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है. तो यहाँ पे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट फिर से देखते हैं, एवरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इस वाली की बात कर रहा है. इज रिकर्सिव, तो यहाँ पे रिकर्सिव लैंग्वेज है. तो जितनी भी आपकी CSL लैंग्वेज है वो आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज भी है, मतलब कि ये ट्रू स्टेटमेंट आपकी. नेक्स्ट, देयर इज रिकर्सिव लैंग्वेज दैट इज नॉट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ ऐसी रिकर्सिव लैंग्वेज है जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. तो यहाँ से पता चल रहा है ये वाला जो सर्कल है यहाँ पे ये जो पोर्शन इतना है ये ओनली रिकर्सिव लैंग्वेज का है, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज का नहीं है. तो इसका मतलब ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू है. तो इस केस में आपका बी आंसर हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपकी ट्रू. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म ग्रामर. तो इन तीनों में से आपको बतानी है कौन सी ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म ग्रामर नहीं है. तो नोट बतानी है आपको. तो सबसे पहले ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म होती क्या है. तो इसमें इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो ग्रामर आपकी ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म कहलाती है. तो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है
जो स्टार्टिंग सिंबल है वो अगर जनरेट करे एप्सिलॉन, एस जनरेट कर रहा है एप्सिलॉन या लैम्डा। सेकंड, ए नॉन टर्मिनल जनरेटिंग ए टर्मिनल, मतलब कि ए डिटरमाइन स्मॉल ए। तो आपके जो ये कैपिटल लेटर होते हैं एस या कैपिटल ए या कैपिटल बी, ये सब क्या कहलाते हैं ग्रामर में? नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स या फिर वेरिएबल्स भी बोला जाता है इनको, वेरिएबल्स। जब यहाँ पे हम नॉन टर्मिनल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाले हैं ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात कर रहे हैं। ये सिंगल वेरिएबल होगा ये आपका, क्योंकि ये जो ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म होती है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए होती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही आपकी ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म कहलाती है अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन मैच हो जाए। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन मैच हो जाती है तब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, जीएनएफ। जीएनएफ। थर्ड वाली कंडीशन है ए नॉन टर्मिनल जनरेटिंग ए टर्मिनल विच इज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। एग्जाम्पल एस डिटरमाइन स्मॉल ए। तो यहाँ पे एस डिटरमाइन स्मॉल ए मतलब कि टर्मिनल, इसके बाद एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ। तो इस टाइप की ग्रामर आपकी जीएनएफ फॉर्म में होती है, ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म। मतलब कि या तो ये कंडीशन हो या आपका स्टार्टिंग सिंबल ही आपका एप्सिलॉन डिटरमाइन करे हो। तो ये जो एप्सिलॉन है ये आपका स्टार्टिंग सिंबल ही जनरेट कर सकता है, या फिर आपका ए डिटरमाइन टर्मिनल। तो ये तीनों कंडीशन रहती है ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं। फर्स्ट वाली एस डिटरमाइन ए करेक्ट है, बी ए तो ये भी चल सकती है क्योंकि टर्मिनल फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। स्मॉल ए कैपिटल ए ये भी चल जाएगी, बी और बी ये भी चल जाएगी। नेक्स्ट वाली ए डिटरमाइन ए, बी डिटरमाइन बी, तो ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो ये आपकी जीएनएफ फॉर्म में है, ये कह सकते हो ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म है ये। नेक्स्ट वाला एस डिटरमाइन ए करेक्ट है, ए ये भी सही है, ए बी ये दोनों ही आपके नॉन टर्मिनल या फिर वेरिएबल आगे। अब इसमें क्या कहता है कि अगर ये दोनों आ भी रहे हैं तो इससे पहले एक टर्मिनल आना चाहिए, क्योंकि एक टर्मिनल के बाद में एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल पॉसिबल है, जैसा कि ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे ये फुलफिल नहीं हो रही, तो यहीं पे आपकी ये जीएनएफ फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट वाली एस डिटरमाइन ए और एस डिटरमाइन कैपिटल ए, तो ये कंडीशन फिर से यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि ये कह रहा है कि एस डिटरमाइन अगर ये स्मॉल ए इस तरह से होगा तो ये ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म में होगा, बट अकेला यहाँ पे नॉन टर्मिनल नहीं डिटरमाइन हो सकता जीएनएफ में। तो यहाँ पे ये कंडीशन फिर से फुलफिल नहीं हो रही, तो ये जीएनएफ में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड वाला। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, सेकंड और थर्ड आर नॉट इन जीएनएफ फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट ग्रामर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रामर। तो इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग आपको इक्विवेलेंट बतानी है, इन चारों में से कौन सी है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले जो गिवन ग्रामर है इसी ग्रामर में मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट कर लो आप। तो एस से प्रोड्यूस और आपका ए कैपिटल ए। अब इस ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे डबल बी से, तो आपका बन जाएगा ए डबल बी। अब आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है तो आप इस बी को यहाँ पे एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम के लिए यही ऑप्शन है आपके पास में। तो यहाँ पे आपका ए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या मिला आपको ए। तो एस से क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे ए स्मॉल ए। तो मिनिमम स्ट्रिंग आपका ये आ चुका है फर्स्ट वाला एक। अब जो गिवन आपके चार ऑप्शन है इसमें से मैच कर लो कौन सी ऐसी ग्रामर है जो ये प्रोड्यूस नहीं कर रही। अगर मिनिमम को प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं हमेशा एग्जाम में, एलिमिनेट करना ऑप्शन। तो यहाँ पे एस डिटरमाइन ए, अगर फर्स्ट वाला हम चेक करें तो आपका यहाँ पे एस डिटरमाइन ए और स्मॉल ए, उसके बाद इस ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं डबल बी से, तो आपका आ जाएगा ये ए डबल बी। उसके बाद ये बी आपका रिप्लेस हो जाएगा ए बी बी से, तो आप एक बी को रिप्लेस कर दो ए बी और बी, और दूसरे को बी रहने दो। अब देखो ये इसके बाद बी आपका कुछ और प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, मतलब कि ये स्ट्रिंग कभी भी टर्मिनल में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसे डिटरमाइन ए तो बहुत दूर है इससे, तो ये तो फाइंड आउट ही नहीं कर रहा।
तो आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है यहाँ पे। अब दूसरा देख लो, इसमें दूसरे में आपके सामने दिखाई दे रहा है ऐसे डिटरमाइन ए, तीसरे में भी ऐसे डिटरमाइन ए, चौथे में भी आपका ऐसे डिटरमाइन ए। अब ये तीनों आपके ऐसे डिटरमाइन ए कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब आंसर आपका बी, सी और डी में से होने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो और कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये हमने पहला स्ट्रिंग निकाला, अब इसके बाद एक और स्ट्रिंग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने बोला कि दोनों बी को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दो, इसकी जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक बी को रिप्लेस करो। तो यहाँ पे जो गिवन ग्रामर है इसमें एक बी को रिप्लेस कर सकते हैं ए बी बी से, तो एक को रिप्लेस कर दो ए बी और बी से, और दूसरे को एप्सिलॉन से कर दो। अब देखो यहाँ पे फिर से ये बी आया, तो इस बी को फिर से एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका जो स्ट्रिंग बनेगा वो ए बी बनेगा। अब सेकंड वाला इस, तो ऐसे से डिटरमाइन हो रहा है ये। अब ये भी चेक कर लो इन तीनों में से कौन डिटरमाइन नहीं कर रहा, कौन सी ग्रामर ये नहीं डिटरमाइन कर रही है, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाली, अब बी के लिए चेक करते हैं यहाँ पे बी वाले ऑप्शन को, बी वाले को ऐसे डिटरमाइन ए से रिप्लेस कर दिया। अब इस ए को हम डबल बी से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे ए डबल बी। उसके बाद इस बी को मैं ए बी से रिप्लेस कर दूं अगर, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा ए, और इस बी से डिटरमाइन हो रहा आपका ए बी, तो ये ए और बी। अब ये बी बच गया है यहाँ पे देखो, इस बी को फिर से ए बी से करोगे अगर रिप्लेस ए बी और ए बी, तो आपका ये स्ट्रिंग तो जनरेट हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें क्या जनरेट करना है यहाँ पे डबल ए बी, तो ये वाला स्ट्रिंग तो जनरेट ही नहीं कर रही है ये ग्रामर। तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो बी ऑप्शन है ये क्या हो चुका है यहाँ पे एलिमिनेट। जब ये स्ट्रिंग आपका मिनिमम जो स्ट्रिंग है ये जनरेट नहीं कर पा रही है, तो आगे तो बहुत दूर है अभी। तो अब सी वाला ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सी वाले ऑप्शन के लिए सेम चीज आपको करनी है कि एस डिटरमाइन ए, इस ए को रिप्लेस कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में दो है, इस ए को रिप्लेस कर सकते हो सिंगल बी से या डबल बी से, तो यहाँ पे मैं सिंगल बी से रिप्लेस कर देता हूं एक बार। अब इस बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं फर्दर ए बी बी से, तो इसको मैंने यहाँ पे बी को रिप्लेस कर दिया ए बी और बी से। अब यहाँ पे आपके सामने फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि आप यहाँ पे फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो मिनिमम स्ट्रिंग, क्योंकि इस बी को रिप्लेस करना होगा एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन यहाँ पे है नहीं, तो मतलब कि ये भी आपका अब ये वाले स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर पा रहा। तो आपका सी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। अब बचा है लास्ट वाला ऑप्शन डी। डी वाले में सेम चीज करनी है, एस डिटरमाइन ए, इस ए को रिप्लेस कर सकते हैं डबल बी से या सिंगल बी से, क्योंकि सिंगल बी भी है, तो ये आपका सिंगल बी से रिप्लेस हो गया। अब इस बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं ए बी से, तो अब आपका ए और ये बी रिप्लेस हो जाएगा ए बी से। यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग आपका जनरेट हो चुका है ए बी नेक्स्ट वाला, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। तो इस तरह से आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा, और इसका कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है। मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट करो जो गिवन ग्रामर है, और उसको आप मैच कर लो चार ग्रामर से, चारों से एक एक करते हुए एलिमिनेट करते रहो, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है कंसिडर द रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू ए प्लस बी till n times the minimum number of states in finite automata that recognize the language represented by this regular expression। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है रेगुलर एक्सप्रेशन, और a प्लस बी इस तरह से कुछ गिवन है आपका n नंबर ऑफ टाइम, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी n नंबर ऑफ टाइम्स। अब आपको बतानी है यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन फाइनाइट ऑटोमेटा जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर ले एक टाइप से, ये बतानी है आपको। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट बोल रहा है, तो ना तो ये डीएफए बोल रहा हमें, ना ही इसने एनएफए बोला, तो कोई नाम मेंशन नहीं किया है। तो जब भी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट फाइंड आउट करनी हो तो ज़्यादातर हम यहाँ पे डीएफए को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि डीएफए में एक एक्स्ट्रा स्टेट होती है आपकी जिसको हम डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट का मतलब है अब आपको वो डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट नहीं लेनी है, तो एक स्टेट ये कम हो जाएगी आपकी यहीं पे। अब आपको सिंपली जो गिवन एक्सप्रेशन है उस पे काम करना है। मान लो यहाँ पे आपका
इस तरह से कुछ होता है ये कि a प्लस बी, या फिर आप 0+1, 0+1 आपका 3 टाइम ही है, ये 3 टाइम्स, ये कितने टाइम है, 3 टाइम्स गिवन है। अब इस टाइप के रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करवाना है, तो इसके लिए अगर हम मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करें तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको, क्योंकि यहां पे लेंथ कितनी है देखो, 1, 2 और 3, तो 3 लेंथ के लिए आपको कितनी स्टेट चाहिए, तो 3 लेंथ के लिए आपको मिनिमम 4 स्टेट चाहिए, ये कह सकते हो। यहाँ पे कितनी चाहिए, 4 स्टेट। कैसे, फर्स्ट आपकी ये वाली स्टेट, जब इस स्टेट पे 0 या 1 आए, 0 या 1 आए तो आप इस वाली स्टेट पे आ जाओगे। उसके बाद इस पे भी आपका 0 या 1 आए तो नेक्स्ट वाली स्टेट पे चले जाओगे। फिर से आपका 0 या 1 आए तो यहां पे अब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ये यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा ये। तो यहां पे 3 टाइम 0 या 1 आए तो आपको कितनी स्टेट चाहिए, यहां पे स्टेट चाहिए हमें 4 स्टेट्स। अब जब हम यहां पे 3 टाइम यूज कर रहे हैं तो आपकी स्टेट आ रही है 4, और अब यहां पे आप यूज कर रहे हो n टाइम्स, तो इसका मतलब आपकी स्टेट कितनी आएगी, n+1 टाइम्स, n+1 स्टेट्स। क्योंकि इसने डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट के बारे में नहीं बोला है, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पूछी है बस सिंपली हमें, तो हमें ये लास्ट वाली स्टेट यहाँ पे नहीं बनानी है एक टाइप से, ये कह सकते हो। ये आपको नहीं डिजाइन करनी है, तो आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है कि आपका n नंबर ऑफ टाइम एक्सेप्ट हो गया, बात खत्म। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट आ जाएगी n+1। अगर ये डीएफए डिजाइन करने बोले तो उस केस में आपकी नंबर ऑफ स्टेट बनेगी n+2। अब आपकी ये लास्ट वाली स्टेट डिजाइन हो जाएगी इस केस में। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट बोल रहा है, डीएफए या एनएफए नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब आपको सिंपली डेड या ट्रैप स्टेट को इग्नोर करना है वहां पे। जब हम डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट को इग्नोर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एक स्टेट कम हो जाएगी। तो डीएफए में n+2 स्टेट होती है और एनएफए में एक टाइप से आपकी n+1 स्टेट होती है, क्योंकि उसमें डीएफए या ट्रैप स्टेट नहीं बनाते हम। तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। नेक्स्ट आपका द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यहाँ पे ग्रामर गिवन है जो कि है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट्स स्ट्रिंग और टर्मिनल दैट हैव। अब आपको बताना है कि ये जो ग्रामर है वो ओड नंबर ऑफ ए एंड ओड नंबर ऑफ बी को जनरेट कर रही है, या फिर इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी को जनरेट कर रही है, या फिर इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी को जनरेट कर रही है, या फिर नॉट इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो ग्रामर गिवन है इसी को चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या स्ट्रिंग ये जनरेट कर सकती है। तो मिनिमम स्ट्रिंग की अगर बात करें तो क्या जनरेट करेगी, तो अब ऐसे से डिटरमाइन हो रहा आपका ए बी, या फिर ऐसे डिटरमाइन कर रही है आपका बी ए। अब यहाँ पे इस बी को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, इस बी से आपका ये प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो इस बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं फर्स्ट इस बी से। एक तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास में। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इस बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी एस से। अब ये एस फिर से आपका ए बी से रिप्लेस हो सकता है, तो इस तरह से ये बी आपका फिर से बी से रिप्लेस हो सकता है, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे ए ए बी। कुछ इस तरह से स्ट्रिंग आ जाएगा। तो एक स्ट्रिंग आया आपका ए बी और एक ये भी स्ट्रिंग आया इस केस में। चलो जी, अब यहाँ पे एस से डिटरमाइन हो रहा है बी ए, इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड करके चेक कर लेते हैं। तो इस ए से प्रोड्यूस हो रहा है आपका स्मॉल ए, तो यहाँ पे बी ए, एक तो ये स्ट्रिंग जनरेट हो गया। फर्दर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस ए को ए एस से, ए एस, और ये एस आपका स्टार्टिंग सिंबल है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम यहाँ पे फिर से बी ए से। उसके बाद इस ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए से, तो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा यहाँ पे, ये देखो बी ए था तो आपका आ गया ये बी ए बी, और ये आपका फाइनली रिप्लेस हो गया ए से। तो यहाँ पे मैं एक मिस कर गया, यहाँ पे बी भी आएगा आपका बी। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ये भी आया आपका।
उसके बाद और भी इसमें थोड़े से हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने दो को ही ऑपरेट किया है। तो इस तरह से आपको जो स्ट्रिंग मिलेंगे ना, यहाँ पे अब ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे जितने ए है उतने ही बी है, जितने बी है उतने ही ए है। एक टाइप से ये आपके सामने नजर आ रहा है। अगर आप इसकी थर्ड वाली फॉर्म को भी अगर ऑपरेट करके चेक करोगे, उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। एस से डिटरमाइन हो रहा है आपका ए बी। इस बी को रिप्लेस कर देता हूं मैं अब ए बी बी से, ए डबल बी से, ये डबल ए है। अब ये बी और बी बच गया आपका, तो इस बी को मैं रिप्लेस कर देता हूं यहाँ पे बी से, और दूसरे वाले बी को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बी एस से, बी एस। तो इस तरह से आपका एक स्ट्रिंग बन चुका है यहाँ पे ये वाला। अब इस एस को मैं रिप्लेस करता हूं बी ए से, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपका ये ये बी और बी, और इस एस को रिप्लेस कर दिया बी ए से। अब यहाँ पे इस ए को मैं रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि ए से ए प्रोड्यूस हो रहा है आपका, तो ए से ए बी प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे दो ए बना दिए और ये तीन बी आ गए। इस तरह से ये आ गया आपके सामने। तो यहाँ से हमें स्ट्रिंग क्या मिला आपका, ए बी 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 और ए। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे आप, फर्स्ट कह रहा है कि ओड नंबर ऑफ ए एंड ओड नंबर ऑफ बी। तो इस स्टेटमेंट को अगर चेक करो तो ओड नंबर ऑफ ए और बी तो इस वाले केस में आ रहे हैं 1 1, इसमें भी आ रहे हैं, बट यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ए और 2 बी आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ए और 2 बी आ रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि ये ओड नंबर ऑफ ए कह रहा है, तो ओड तो ये इवन भी जनरेट कर रहा है, इस केस में ओड कर रहा है, बट ये वाले स्ट्रिंग में ये इवन भी जनरेट कर रहा है, और इस वाले केस में ये ओड जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ना तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ना ही आपकी इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी वाली स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ही आपकी फॉल्स होगी इस केस में। तो यहां पे बची क्या, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी। तो ये आपको यहां पे सामने दिखाई भी दे रहा है, जितने ए है उतने ही बी है, जितने ए है उतने ही बी है। इस वाले केस में भी सेम है, जितने ए उतने बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला आपका। तो ये आपको स्ट्रिंग जनरेट करके ही पता चलेगा। पहले आप यहां से जितने आप स्ट्रिंग बना सकते हो 4 से 5 बनाकर चेक कर लो, जल्दी से आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। फिर आप 4 जो गिवन स्टेटमेंट है उनको पढ़ो और मैच करो, कौन सी मैच हो रही है, कौन सी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो ओड और इवन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन आपके एलिमिनेट। तीसरा बचा इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी। नेक्स्ट आपका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग डीएफए। तो इस डीएफए का रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली स्टेट और ये है आपकी फाइनल, ये आपकी फाइनल स्टेट। तो आपको फाइनल पे पहुंचना है। अब फाइनल पे पहुंचने के लिए लॉन्गेस्ट रूट लेना होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का एक ही तरीका है, लॉन्गेस्ट रूट। लॉन्गेस्ट रूट अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेट पे आपका ए स्टार लगा हुआ है, ये आपका ए स्टार है इसका मतलब। तो सबसे पहले आएगा ए स्टार, उसके बाद आप जैसे ही एक बी मिला आप फाइनल पे पहुंच गए, जैसे ही एक बी मिला फाइनल पे पहुंच गए। बट अभी ये लॉन्गेस्ट रूट नहीं है, इस एक बी के बाद हो सकता है यहाँ पे बी स्टार, क्योंकि बी का लूप लगा हुआ है, तो लूप का मतलब होता है बी स्टार। बी स्टार के बाद में जैसे ही एक ए आएगा वापिस से ये स्टार्टिंग स्टेट पे पहुंच गया। अब इस एक ए के बाद फिर से इसके पास में ए स्टार आया, फिर से लूप आया, तो ए स्टार और जैसे ही बी आया वापिस पहुंच गया। तो ये लॉन्गेस्ट रूट आपका। तो इसका मतलब इसके साथ में क्या क्या पॉसिबल है, फाइनल स्टेट पे 2 लूप है, ये कह सकते हो इस फाइनल स्टेट पे 2 लूप है आपके। दोनों लूप को अगर फिर से आप देखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूं। एक तो लूप आपका पहले से ही साफ साफ दिखाई दे रहा है, बी का लूप है। दूसरा लूप कौन सा बन रहा है, दूसरा लूप यहां से बन रहा है आपका, ए से स्टार्ट होता है। दूसरा लूप आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से, और उसके बाद ए स्टार, उसके बाद ए स्टार, और उसके बाद जैसे ही बी आता है फाइनल पे पहुंच जाएगा वो। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक टाइप से लूप ही तो है ये सेल्फ लूप आपका। तो आपके सामने 2 सेल्फ लूप आए फाइनल स्टेट पे। तो यही काम करना आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में। ये फाइनल स्टेट है, इस पे जितने लूप बनते हैं
सब यहाँ पे लिख दो। तो सेल्फ लूप एक तो ये था और दूसरा ये था, दोनों को ऐड कर दो। तो अब हमारे पास में एक तो बी ए है प्लस में दूसरा है ए स्टार बी, और क्योंकि ये लूप है तो इसका मतलब होल स्टार लगेगा। अब इस स्टेट पे पहुंचने के लिए मिनिमम स्ट्रिंग चाहिए ए स्टार बी, उसके बाद तो ये लूप चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम स्ट्रिंग था ए स्टार बी, उसके बाद ये चलता रहे। तो यही आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो आपको करना क्या है, पहले उस फाइनल स्टेट पे पहुंचना है। तो उस पे पहुंचने के लिए जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है ए स्टार बी पहुंचा दो। उसके बाद इस फाइनल स्टेट पे आप सेल्फ लूप चेक कर लो, बस सेल्फ लूप बना दो, जो बनते हैं सारे के सारे लिख दो कि यहाँ पे कैसे पहुंचा जा सकता है। अब आप फाइनल स्टेट पे हो तो इस स्टेट पे कैसे कैसे पहुंच सकते हो, तो वही आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए स्टार ए बी स्टार, ये तो हो नहीं सकता। ए स्टार बी, बी प्लस ए स्टार का होल स्टार, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये भी आपका नहीं हो सकता, ए स्टार बी, बी स्टार प्लस, क्योंकि इसके ऊपर होल स्टार नहीं है। और आपका लास्ट वाला ए स्टार बी, बी स्टार प्लस ए स्टार बी का होल स्टार, तो यहाँ पे ये भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो यहाँ पे जो रेगुलर ग्रामर है उसके लिए यूज की जाती है डीएफए। तो ये फर्स्ट से मैच हो गया आपका। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसको एक्सेप्ट करती है पुश डाउन ऑटोमेटा। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर ये आपकी ट्यूरिंग मशीन, और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर ये आपकी लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो ये आपका फोर्थ। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, फर्स्ट से आपका मैच हो रहा है यहाँ पे सी, तो सी सभी में है। सेकंड से मैच हो रहा है आपका, सेकंड से मैच हो रहा है आपका पुश डाउन ऑटोमेटा, मतलब कि सेकंड से ए, तो ए आपका दो में है, तो मतलब ना तो आपका सी आंसर है ना आपका डी है। थर्ड वाले में आपका डी, तो आपका डी मतलब कि बी वाला आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है मिनिमल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज गिवन है 0 की पावर n, n की वैल्यू है इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और n नॉट इक्वल टू 4। तो बस इस पॉइंट पे आपको इग्नोर करना है, अदरवाइज ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, अगर आप n की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 4, इसको छोड़कर आपको डीएफए बनानी है। तो इस डीएफए को कितनी नंबर ऑफ स्टेट चाहिए, मतलब कि कितनी आपकी फाइनल स्टेट होगी और टोटल कितनी स्टेट है, ये फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे 0 की पावर n और n की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि इक्वल टू 0 भी है इसमें, तो आपका लेमडा भी एक्सेप्ट होगा। तो आपकी जो स्टार्टिंग स्टेट है, जो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है वो आपकी फाइनल भी होगी। तो यहाँ पे पहली स्टेट आपकी फाइनल भी है क्योंकि ये लेमडा को एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद n की वैल्यू 1, मतलब कि 0 की 1, तो यहाँ पे एक अकेला 0 भी एक्सेप्ट हो गया। तो जैसे ही फर्स्ट वाली स्टेट पे 0 आएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाली भी स्टेट आपकी फाइनल होगी। अब n की वैल्यू 2 का मतलब अब 2 0 आ गए इसके पास में, 2 0 आएंगे तो वो भी एक्सेप्ट होंगे, तो आपकी थर्ड वाली स्टेट भी क्या होगी, फाइनल होगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला आपका, जैसे n की वैल्यू 3 आएगी तो यहाँ पे 3 0 हो जाएंगे, तो वो भी आपके एक्सेप्ट होंगे। यहाँ पे देखो 1 0 2 0 3 0 और ये फाइनल, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। n की वैल्यू जैसे ही आपकी 4 आएगी, 4 आने पे 0 की पावर क्या हो जाएगा 4, अब ये 4 0 ये आपके रिजेक्ट होने हैं क्योंकि नॉट इक्वल टू 4 कह रहा है। तो जैसे ही फोर्थ वाला 0 आता है ये आपकी फाइनल नहीं होगी, अब ये आपकी नॉन फाइनल स्टेट है, तो इसको फाइनल नहीं बनाया फोर्थ वाली फिफ्थ वाली स्टेट को। अब इसके बाद जैसे ही n की वैल्यू 5 होती है आपकी, तो आपकी नेक्स्ट वाली स्टेट क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। अब इसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है क्योंकि इस स्टेट के बाद कितने भी 0 आए, मतलब n की वैल्यू 6 हो 7 हो 8 हो 100 हो, आप यहाँ पे लूप लगा दो, इस लास्ट वाली फाइनल स्टेट पे लूप लगा दो 0 का, तो आपकी ये डीएफए बन चुकी है यहाँ पे।
तो यहाँ पे कितनी स्टेट आई टोटल, 3 और 3 6, और कितनी फाइनल है यहाँ पे 5। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, 5 फाइनल स्टेट अमंग 6 स्टेट। Next, the regular expression corresponding to the language where L is equal to x belongs to 0, 1 star and x ends with 1 and does not contain substring 0, 0. तो x belongs to 0, 1 स्टार। अब इसमें कंडीशन क्या है, जो आपका स्ट्रिंग है वो आपका एंड विद 1 हो रहा है एक तो, और डज नॉट कंटेन 0, 0 एज ए सब स्ट्रिंग। तो ये सब स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए इसमें, तो इस लैंग्वेज में ये सब स्ट्रिंग नहीं है और एंड हो रही है ये 1 से। तो अब आपको इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताना है इन चारों में से कौन सा है। तो फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, 1 + 0 1 स्टार, 1 0 और प्लस 0 1। तो यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, मतलब या तो 1 0 आएगा या 0 1 आएगा। तो इसमें अगर 1 0 आता है तो इसका मतलब एंड विद 0 हो चुकी है ये, तो इसका मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि एंड विद 1 1 कह रहा है ये। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड वाला 1 + 0 1 का होल स्टार, यहां तक ठीक है क्योंकि यहां पे ये दोनों कंडीशन एंड विद 1 या डज नॉट कंटेन 0 0 तो इसमें एक साथ नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद में 0 1 तो ये भी सही है क्योंकि एंड विद 1 हो रहा है और 0 0 सबस्ट्रिंग नहीं बन रहा, तो बी ऑप्शन आपका हो सकता है यहाँ पे। बट अदर ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। सी वाला देखते हैं, 1 + 0 1, तो ये ऊपर वाले की तरह यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे 1 या फिर 0 1, तो इसमें एक एक्स्ट्रा 1 है यहाँ पे, ऊपर वाले से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एंड विद 1, तो ये तो सही है एंड विद 1, और इसमें एंड विद 0 1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि एंड में आ तो 1 ही रहा है और इसमें 0 0 भी नहीं आएगा, तो इस वाले केस में भी 0 0 बनेगा ही नहीं एज ए सबस्ट्रिंग। तो ऊपर वाला और नीचे वाले को अगर कंपेयर करोगे तो ऊपर वाला एक टाइप से ये सबसेट है इसका, नीचे वाले का, मतलब कि बी क्या है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सबसेट है किसका, सी वाले ऑप्शन का। तो इसका मतलब बी भी आपका यहाँ पे एलिमिनेट होता है। तो इसमें कुछ ऐसे स्ट्रिंग है जो आपके सी वाले ऑप्शन में है बट बी में नहीं है, और जो इस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं वो, तो इसलिए आपका आंसर बी नहीं होने वाला, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब लास्ट वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि सी आंसर होने वाला है, बट डी भी तो हो सकता है, इसको भी चेक कर लो। यहाँ पे आ रहा आपका 1 0 और 0 1, तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो 1 0, अगर इसमें 1 0 आ जाता है और लास्ट में ये एंड हो रहा है 0 1 से, तो इसका मतलब यहाँ पे सब स्ट्रिंग आपका 0 0 आ चुका है, जो कि नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ ये 0 0 सब स्ट्रिंग इसमें नहीं आ सकता, इसका मतलब डी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर सी क्यों हो जाएगा, बी क्यों नहीं हुआ, ये आपको मैंने बता दिया है क्योंकि बी क्या है, पार्शियली है, बी क्या आपका कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, और सी आपका कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन है।